Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to start a new chapter that is bioenergetics और ये चैप्टर जो है आपके एमडीके जो सिलेबस है उसके अंदर भी ये चैप्टर दिया हुआ है जिसके अंदर 2 से 3 टॉपिक्स हैं एंड दिस चैप्टर इज वेरी इजी। ठीक है, तो जहाँ पर बात करते हैं तो इस जो चैप्टर के अंदर काफी सारे बच्चों को डिफिकल्टी ये होती है कि हमें पता नहीं होता कि कौन सा रिएक्शन किस जगह पर हो रहा होता है, सेल के किस ऑर्गेनेल के अंदर होता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि इस चैप्टर को लर्न करने के लिए यू हैव द बेटर ऑप्शन टू स्टडी देयर पोजीशंस। ठीक है, लोकेशन का अंदाजा होना बहुत जरूरी है सो दैट यू कैन हैव द आइडिया कि कौन सा जो रिएक्शन है वो किस जगह पर परफॉर्म हो रहा है सेल की। जैसे कि लाइट रिएक्शन है तो वो कहाँ पर परफॉर्म हो रहा होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉर एग्जांपल तो वो कहाँ पर हो रही होगी। इस तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस हैं उनकी एक सीरीज बनी हुई है जिस तरह से जो है ये सारे के सारे रिएक्शन एक इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। ठीक है, तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर जो कि है बायोएनर्जेटिक्स पर। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो है हमें बात करनी है बायोएनर्जेटिक्स के इस चैप्टर में। सबसे पहले हमें एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ना होगा कि एनर्जी। ठीक है, क्योंकि बायो एनर्जेटिक्स में एक टर्म यूज होता है एनर्जी का। तो एनर्जी बेसिकली होती क्या है? ठीक है, एक एनर्जी ऐसी चीज है जो कि आप कभी भी बना नहीं सकते हो, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसमें क्या कहा जाता है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम एनर्जी को ना बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एनर्जी जो है अगर आप थोड़ा सा इस पर मजीद सोचें तो विदाउट एनर्जी जो है वी कांट इवन परफॉर्म एनी विदाउट एनर्जी वी कांट परफॉर्म एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या जैसे रिएक्शंस वगैरह होते रहते हैं उन सबको प्रॉपर चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होगी? एनर्जी चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल जैसे आप अपना एग्जांपल ले लें, क्या आप जो है विदाउट खाना खाए क्या आप सारा दिन काम कर सकते हैं? डेफिनेटली आपकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कभी ना कभी ऐसा टाइम आ जाएगा जहां पर आप लो फील करोगे और आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी एंड देन यू वुडंट बी एबल टू वर्क इवन मोर। तो अब इस कंडीशन के अंदर आपकी एनर्जी जो है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसी जो एनर्जी का जो रिलेशनशिप है, लिंकेज ऑफ एनर्जी विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का जो ताल्लुक है, ठीक है, इस पूरी कंडीशन को, इस एनर्जी कंजर्वेशन को हम क्या कह रहे होते हैं? बायो एनर्जेटिक्स का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। किसको? बायो एनर्जेटिक्स क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कंजर्व होना लिविंग ऑर्गेनिज्म में, आप ट्रांसफर कर रहे हो एनर्जी को। फॉर एग्जांपल एनर्जी है हमारे पास, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? आप एनर्जी ना बना पा रहे हो तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करने वाले कौन है? फॉर एग्जांपल आपको जो मेन एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। ठीक है, सन जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर सन ही नहीं होगा तो क्या आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं? एनर्जी हो सकती है, आप में एनर्जी नहीं मिल सकती, क्योंकि सन को की जो एनर्जी है उसको ट्रैप करने के लिए आपको क्या चाहिए होंगे? कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहिए होंगे? वो चाहिए होंगे प्लांट्स चाहिए होंगे। और प्लांट्स ही एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है दोज हु हैव टेंडेंसी, जिनके पास एक काबिलियत है, किस चीज की टेंडेंसी है? टू कन्वर्ट और ट्रेप दिस सनलाइट को मैं एज सोलर एनर्जी लिख सकती हूँ। ठीक है, सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, इनटू केमिकल एनर्जी। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने आपको अभी तक जो है एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बताया था। एनर्जी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपस में जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या कहते हैं? बायोएनर्जेटिक्स कहते हैं। ठीक है, एनर्जी में लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, कोई भी चीज जो है, प्लांट्स, इवन प्लांट्स भी, ठीक है, वो सब किस पर जो है डिपेंड करते हैं? वो एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। और यही एनर्जी अकॉर्डिंग टू द लॉ हम क्या कह रहे होते हैं कि हम ना एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट वी कैन कन्वर्ट इट इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। हम उसको डिफरेंट फॉर्म्स में तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि आपको अभी मैंने क्या बताया कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या है? सन है। सन की एनर्जी को ट्रैप करता है कौन? प्लांट्स
ट्रैप कर सकते हैं, ठीक है। और प्लांट्स बाहर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिनके पास ये टेंडेंसी है कि वो क्या करें, इसी सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करें केमिकल एनर्जी में, ठीक है। यहाँ तक हो गया पूरा का पूरा बायो एनर्जेटिक्स का बैकग्राउंड कि जब हमें किस तरह से और क्या क्या पढ़ना है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर हमें, ठीक है, ह्यूमन बींग्स या कोई भी एनिमल है, एनिमल को अगर हम सूरज की रोशनी में अगर हम खड़ा कर दें, हम उसको कहेंगे भाई इसको खाना वगैरह नहीं दो, सिर्फ सूरज की रोशनी दे दो, क्या वो जिंदा रह पाएगा? क्या उसकी एनर्जी वो कन्वर्ट कर पाएगा फूड एनर्जी में, जो उसको रिलायबल एनर्जी जो उसे चाहिए, जो ताकि वो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को प्रॉपरली चला सके। सो इज इट पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो कि इट इज पॉसिबल। फिर क्या होता है कि डेफिनेटली हमारे पास कौन से हैं, ये प्लांट्स हैं। प्लांट्स के पास कुछ स्पेशल ऑर्गेनल्स हैं जिसकी वजह से वो एनर्जी को कन्वर्ट कर पा रहे होते हैं और सनलाइट को जो है वो क्या कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं, ठीक है। हमारी आगे की जो भी डिस्कशन होगी वो प्लांट्स के बेस पर होगी, क्योंकि प्लांट्स हमारे पास वो वाहिद हैं जो कि एक तो सनलाइट को ट्रैप करेंगे, दूसरा ये आगे प्लांट्स के बगैर जो है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आगे पॉसिबल नहीं है। अगर हमारे पास प्लांट ही नहीं होंगे तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लांट्स ही हैं, क्योंकि ये इट इज गुड सोर्स ऑफ फूड ऑल्सो, ठीक है। फूड की इस जो सोर्स है वो हमारे पास प्लांट्स की वजह से आ रही होती है। तो विदाउट प्लांट्स हमारे पास कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हो गया बैकग्राउंड। अब हम देख लेते हैं कि प्लांट्स जो है ये इसी सनलाइट को यूज करके एक्चुअली करेगा क्या और वो किस तरह से ये चीजें परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि हाउ प्लांट्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी को प्लांट्स किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, थोड़ा सा इस पर आप डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आपने एक खास एक टर्म हमने हमेशा सुना है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ये एक टर्म है। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर। यहाँ पर आप कुछ प्रिपेयर करने लगे हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है। क्या प्रिपेयर करना है, इसकी आसान सी डेफिनेशन बस क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मैं यहाँ पर प्रोडक्शन या सिंपली यहाँ लिखती हूँ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज in the presence of sunlight। सनलाइट की मौजूदगी में आप क्या बना रहे हो, ग्लूकोज बना रहे हो विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ सम रॉ मटेरियल्स। कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं, आप उसको यूटिलाइज करके क्या बना रहे हो, ग्लूकोज बना रहे हो। अब कौन से रॉ मटेरियल्स की बात हो रही है, यहाँ पर CO2 की बात हो सकती है, यहाँ पर वाटर की बात हो सकती है, ठीक है। इन दोनों चीजों को मिलाकर और साथ में जो एक ग्रीन पिगमेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कह रहे होते हैं, उसको यूटिलाइज करके हम क्या बनाएंगे, फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ग्लूकोज है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कह रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। हमारा जो मेन मकसद है वो क्या बनाना है, फोटोसिंथेसिस करवाना है, ग्लूकोज बनवाना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं थोड़ी सी, फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है जो कि मैं यहाँ पर एक रफ स्केच बनाना चाहूंगी, एक बिल्कुल एक रफ स्केच है। ये एक सॉइल है और यहाँ पर आ गई ये रूट्स है, ठीक है। ये इसकी स्टेम है, स्टेम के इस तरफ हमारे पास क्या आती हैं, एक मैं बनाना चाहूंगी लीफ, ठीक है। ये आ गया लीफ, ठीक है। इस लीफ के ऊपर बहुत सारे क्या हैं, क्यूबॉइडल सेल्स हैं, जो कि लीफ के सेल्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेसोफिल सेल्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मेसोफिल सेल्स कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मेसोफिल सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये मेसोफिल सेल्स जो हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि जो भी मेसोफिल सेल्स होंगे वहां पर क्या कौन सा प्रोसेस चल रहा होगा, वहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रही होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसी लीफ को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह से क्या परफॉर्म होता है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। अब थोड़ा सा यहीं पर ही लीफ बनाती हूँ। ये जो है एक बड़ा सा लीफ इधर मैंने बनाया है, ठीक है।
एक बहुत बड़ा सा लीफ है। इस लीफ में मैं क्या करती हूँ कि ये जो फॉर एग्जांपल मेसोफिल सेल है जहाँ पर साइटोप्लाज्म और अदर ऑर्गेनल्स मौजूद हैं, मैं क्या करती हूँ सिंपली इसी को उठाकर मैं एक बड़ा सा मेसोफिल सेल यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ, सिर्फ एक सेल दिखाना शो करके ये दिखाना चाहती हूँ कि इस तरह से इसके अंदर क्या हो रहा होता है, इसके अंदर जो एक्टिविटी हो रही है फोटोसिंथेसिस की वो किस तरह से हो रही है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर एक प्रोसेस चल रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, इट मींस कि आपको क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, आप क्या बना रहे हो, ग्लूकोज बना रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं, इधर एक बड़ा सा सूरज बना देते हैं, ये उसकी क्या है, सनलाइट है। ठीक है, ये उसकी सनलाइट, ये सनलाइट मौजूद है। अब यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर सनलाइट मौजूद है तो हमारे जो आर्म से डेफिनेशन है। ठीक है, सबसे पहले तो ये यहाँ पर कुछ सेल्स मौजूद हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। ठीक है, ओपनिंग्स जिसको हम कहते हैं इस तरह से। ठीक है, इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, इस ओपनिंग को हम कहते हैं स्टोमेटा कहते हैं। इस स्टोमेटा का काम क्या होता है कि जो भी गैसेस हैं वो यहाँ से पास आउट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई होगी तो वो यहाँ से गुजरकर एटमॉस्फेयर में हम डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स क्या करेगा, जो भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी हुई है वो यहाँ पर क्या कर सकता है, अंदर भेज सकता है लीफ के अंदर, जो कि बहुत जरूरी है, हमें क्या बनाना है, क्योंकि ग्लूकोज बनाना है। ठीक है, तो अब CO2 जो है, अब हम सिंपली क्या कर देते हैं, यहाँ पर CO2 यूज करेंगे। 6 CO2 कार्बन के डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमें जो ग्लूकोज बनाना है, और ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है फॉर्मूला वो होता है C6H12O6 होता है। तो 6 कार्बन की जरूरत पड़ेगी, तो हम उस वजह से 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यूटिलाइज करेंगे ताकि हम सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है हम ग्लूकोज का बना सकें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हम यूटिलाइज करेंगे 6 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। अब ये वाटर कौन सा आ रहा है, ये वाटर जो है आप जो के रूट्स में से अपटेक कर रहे हैं, ये वाला जो वाटर है रूट्स में से अपटेक कर रहा है और ये जाएगा लीफ के अंदर। ठीक है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 वाटर के मॉलिक्यूल, और रिजल्टिंग आपको क्या मिलेगा, और साथ में आप क्या यूटिलाइज कर रहे हो, ये सनलाइट भी आप यूटिलाइज कर रहे हो। यहाँ पर मैं येलो से शो कर रही हूँ, ये सनलाइट गई, और साथ में ग्रीन पिगमेंट जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका काम क्या होता है, लाइट को ट्रैप करना, सनलाइट को ट्रैप करना। ये लाइट को पकड़ेगी जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जो मॉलिक्यूल है ये आपस में क्या करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे, और फिर रिजल्टिंग हमें मिलेगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या मिलेगा हमें, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलेगा C6H12O6 प्लस में एक बाय प्रोडक्ट भी रिलीज होगा जो कि होंगे 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन आपका 80% ऑक्सीजन जो है सेम ये जो स्टोमेटा की जो ओपनिंग होगी सेल यहाँ पर लीफ की सरफेस पर, स्टोमेटा की ओपनिंग यहाँ से गुजरकर आपके लिए एटमॉस्फेयर में ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, डोनेट हो जाएगी। बट नाउ कीप इन माइंड कि क्या पूरा का पूरा ऑक्सीजन जो है वो बनाकर प्लांट आपको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है या खुद भी कुछ यूटिलाइज करेगा? यस, अब होता क्या है, प्लांट जो है 80% ऑक्सीजन क्या कर देता है, वो रिलीज कर देता है। ठीक है, इन द एटमॉस्फेयर, एंड 20 से कोई 30% की अराउंड ऑक्सीजन जो है प्लांट खुद यूटिलाइज करेगा, यूटिलाइज्ड बाय प्लांट। डेफिनेटली प्लांट जो है इतना बेचारा काम कर रहा है, सारा टाइम धूप के नीचे खड़ा हुआ है, तो वो कुछ ना कुछ तो अपने लिए भी कुछ करेगा। डेफिनेटली इतनी ज्यादा ऑक्सीजन क्या वो सारी जो है ये एटमॉस्फेयर में थोड़ी कोई ये कर देगा, भेज देगा। ठीक है, उसको थोड़ा सा वो यूटिलाइज भी करेगा, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के बरअक्सी अपोजिट उसका एक और रिएक्शन होता है जो कि रेस्पिरेशन होता है, उसके अंदर यही वाली ऑक्सीजन हम आगे यूटिलाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने ये देखा है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरह से चलता है। प्रोसेस के अंदर पहले तो ये होता कहाँ है, ये मेसोफिल सेल के अंदर होता है। मेसोफिल सेल जो होता है यहाँ पर उसके अंदर
6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और वाटर जो कि रूट से अपटेक हो रहा होगा, ये दोनों आपस में मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल पिगमेंट जो कि इसको ट्रैप करेगा, जिसकी मदद से क्या होगा, यहाँ पर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो कि क्रिएट होगा और साथ में एक बाय प्रोडक्ट बनेगा। बाय प्रोडक्ट कौन सा है? ऑक्सीजन है। बाय प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? जो कि मेन प्रोडक्ट जो बनता है रिएक्शन में, उसके साथ जो कोई एक्स्ट्रा एक प्रोडक्ट मिल जाए उसको हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपका बाय प्रोडक्ट जो है वो क्या है? ऑक्सीजन है। आई होप कि इट मेक सेंस और ये समझ में आ रही है कि फोटोसिंथेसिस का आम से जो जर्नल सा स्ट्रक्चर है ये किस तरह से होता होगा। बट इसी रिएक्शन को हम आगे चलकर बिल्कुल ओपन करके लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में देखेंगे एंड देन फाइनली हम देखेंगे कि ये किस तरह से आखिरी जो है ये ग्लूकोज जनरेट हुआ है। ठीक है, इक्वेशन वाइज तो मैं सिर्फ समरी अभी बता रही हूँ कि किस तरह से ये प्रोसेस होना है। ठीक है, अब ये तो प्रोसेस हो गया फोटोसिंथेसिस का। अब क्या प्लांट क्या पूरा टाइम ये ग्लूकोज बना बनाकर रखता जाएगा? क्या स्टोर करेगा? यस, इट कैन स्टोर इटसेल्फ। और ठीक है, कुछ ग्लूकोज ये प्लांट क्या कर सकता है? स्टोर भी करता है। स्टोर किस फॉर्म में करेगा? कभी वो फ्रूट्स की शक्ल में स्टोर कर लेता है, कभी वो रूट्स की शक्ल में स्टोर कर देता है, रूट्स में अंदर स्टोर कर लेता है, कभी वो जो है ये जो आपकी स्टेम होती हैं वहां पर स्टोर कर लेता है। तो डिफरेंट फॉर्म्स हैं यहाँ पर ग्लूकोज की स्टोरेज के। तो ठीक है ना, तो इसको हम जिसको क्या कहते हैं? स्टार्च कह रहे होते हैं। ठीक है, तो जब भी जरूरत होती है प्लांट को कि अब जो है इसको एनर्जी चाहिए, तो ये क्या करता है? सिंपली इसी ग्लूकोज को उठाकर ब्रेक डाउन करेगा, इतना तोड़ेगा कि उसमें से एटीपी निकले। ठीक है, अब इसी ब्रेक डाउन को, इसके अपोजिट को, जहां पर अभी तो आप क्या कर रहे थे फोटोसिंथेसिस में, क्या कर रहे थे? सिंथेसिस कर रहे थे किसकी? ग्लूकोज की। बट सेम अगर मैं बात करूं, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर इसी बनाए हुए ग्लूकोज को आप क्या कर देते हो? उसकी तोड़ फोड़ कर करके, ब्रेक डाउन कर करके आप क्या बनाओगे? उसमें से एटीपी जनरेट करोगे। ठीक है, एटीपी जनरेट करोगे। एटीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि बहुत ही एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है जो कि आपको एनर्जी जनरेट करके देगा। और क्योंकि प्लांट को भी एनर्जी की जरूरत होती है, प्लांट सारा टाइम खिदमत खल्क के लिए नहीं बैठा हुआ, वो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है, एटीपी जो है, कुछ कुछ ग्लूकोज जो है वो अपने लिए भी यूटिलाइज करता है। ठीक है, और उसमें से क्या बनाएगा? एटीपी जनरेट करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसी रिएक्शन को मैं अब रेस्पिरेशन के तरीके से जो है मैं शो करूंगी यहाँ पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर रेस्पिरेशन का थोड़ा सा देख लेते हैं। रेस्पिरेशन, ठीक है, अब प्लांट ने अभी क्या करना है? प्लांट क्या करता है कि कुछ कुछ एनर्जी जो है उसको यूटिलाइज करेगा, जो अभी अभी हमने बनाई होगी। वो किस तरह से यूटिलाइज करेगा? अब होता क्या है, मैं इसी रिएक्शन को लीफ को, ये भी प्रोसेस पूरा लीफ में होता होगा, तो मैं क्या कर देती हूँ, थोड़ा सा एक अच्छा सा जो है मैं यहाँ पर लीफ बना देती हूँ। ये आ गया लीफ। ठीक है, ये लीफ आ गया। अब इसी लीफ के अंदर आपने जो भी ग्लूकोज बनाया है वो आप क्या कर दोगे? यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये जो ग्लूकोज है, अभी ये वक्त वो आ गया है कि जो है ना प्लांट चाह रहा है कि भाई नहीं, अभी मेरे पास सनलाइट नहीं है, इतनी सनलाइट नहीं हो रही, तो मैं क्या कर देता हूँ कि चलो मेरे पास जो स्टोर्ड ग्लूकोज है ना, इसको ही तोड़ फोड़ कर मुझे एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिलीज कर देते हैं। अब होता क्या कि इसी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए आपको क्या चाहिए होगी? इसको ब्रेक डाउन करने के लिए आपको चाहिए ऑक्सीजन चाहिए होगी। अब ऑक्सीजन, क्वेश्चन यही है कि ऑक्सीजन ये वाली कहाँ से? अब आप तो कहेंगे भाई ऑक्सीजन तो ये प्लांट रेस्पिरेशन के टाइम ले लेगा, तो भाई एनवायरमेंट को ये क्या प्रोवाइड करेगा, राइट? तो फिर ये ऑक्सीजन, ये वही वाली ऑक्सीजन है जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि 20 to 30% प्लांट जो है अपनी बनाई हुई ऑक्सीजन खुद ही यूटिलाइज कर रहा होता है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इसी प्रोसेस के अंदर अब ये ग्लूकोज क्या करेगी? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और साथ में अब ये क्या बना देगी? जनरेट होगी, यहाँ से एटीपी जनरेट होगी। ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल भी जनरेट होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइज हियर कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब तो आप फिर कहेंगे कि भाई ये रेस्पिरेशन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, हमने कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर की ये जो एनवायरनमेंट है
स्टोमेटा के थ्रू हमारे पास आ रही है, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड हम यही वाली यूटिलाइज करेंगे, ये वाली जो कि अभी हमने रेस्पिरेशन के टाइम में बनाई है। तो ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड भी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यूटिलाइज हो जाएगी, इसकी जो है ना टेंशन नहीं करनी, ठीक है। ये बाहर नहीं जाएगी और यहीं पर हम क्या कर देंगे, इसको यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पर आप, यहाँ तक आपको ये पूरी सिचुएशन समझ में आ गई है कि अभी तक हमने क्या क्या देखा इसके अंदर। अभी तक हमने दो प्रोसेस सीखे हैं, एक को हमने कहा था फोटोसिंथेसिस और एक प्रोसेस हमने सीखा है वो है रेस्पिरेशन का, ठीक है। अब मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पर एक मजीद एक जो है सेल जो है, एक बड़ा सा मेसोफिल सेल जो है वो बनाना चाहूंगी, और आपको अब ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं वो साथ साथ दिखाऊंगी ताकि आपको पूरा प्रोसेस पता चले कि हम ये किस तरह से ग्लूकोज बनाएंगे और किस तरह से उसी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। एक ही सेल के अंदर हम इसको सीखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसे कि लास्ट टाइम मैंने मेसोफिल सेल बनाया था, अब मैं क्या कर देती हूँ, और साथ में लीफ भी बनाया था, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ एक बड़ा सा मेसोफिल सेल जो है वो बनाऊंगी, और ताकि आपको एक पूरी सी उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स के साथ आपको आइडिया हो जाए कि हम इसके अंदर किस तरह से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये एक पूरा क्या है, मेसोफिल सेल है, ठीक है। ये मेसोफिल सेल है, इसको मैं यहाँ से साथ में लिख भी देती हूँ, मेसोफिल सेल, ठीक है। ये एक बड़ा सा मेसोफिल सेल है। अब मेसोफिल सेल के अंदर मैं क्या कर देती हूँ, दो किस्म के जो है ऑर्गेनल्स हैं जो कि बड़े मशहूर हैं, फोटोसिंथेसिस की बात की जाए या फिर भले वो रेस्पिरेशन की बात की जाए, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे एटीपी बनाने लगे हैं तो, और ग्लूकोज भी बनाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास दो ऑर्गेनल्स का होना लाजमी है। विदाउट दीज ऑर्गेनल्स हम ना ग्लूकोज बना सकते हैं, ना फिर उसमें से एटीपी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास जो बड़े काम का, ठीक है, इसके पास चीज होगी, ठीक है, जो एक बड़े काम का हमारे पास होगा ऑर्गेनल होगा, उसको हम क्या कहते हैं, ये कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इसको हम मजीद थोड़ा सा ओपन करके पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा सा रफ सा सीख लेते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ऑर्गेनल, जिसको हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो कि जहां पर ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी, जहां पर फोटोसिंथेसिस होगी, उसके लिए भी एक और मजीद इंपॉर्टेंट हमें क्या चाहिए, सेल ऑर्गेनल चाहिए। कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं, जो कि इसके पास और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होंगे, ठीक है। बट क्योंकि हम मेसोफिल सेल्स के अंदर पर्टिकुलरली अभी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस देखना चाह रहे हैं, तो हम सिर्फ, हमारा जो मेन फोकस रहेगा सिर्फ इन दो ऑर्गेनल्स के अंदर होगा, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब इनकी डेस्टिनेशन आपको याद रखनी चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप क्या बनाओगे, ग्लूकोज को बनाओगे, जबकि जब अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, इसके अंदर आप क्या करोगे, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो चुकी होगी, बट वहां से क्या जनरेट करोगे, एटीपी सिंथेसिस करोगे, ठीक है। एटीपी सिंथेसिस करोगे। ये मैंने रेड से शो इसीलिए करवाया है ताकि आपको पता चले कि यह माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है। यहाँ पे मैंने ग्लूकोज फॉर्मेशन का काम जो है, जो कि ग्रीन कलर से मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ, ग्लूकोज सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। ये वही है जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये जो पिछली स्लाइड्स में आपको बताया था, ठीक है। तो ये मेसोफिल सेल्स है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्लोरोप्लास्ट है। अब इसके अंदर आपको करना क्या था, एक सिंपल सा रिएक्शन था ग्लूकोज बनाने का, जिसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, एक सिंपल सा रिएक्शन था। फॉर एग्जांपल ये था। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पूरा रिएक्शन होगा, ठीक है। अब इसके बाहर ओपनिंग्स होंगी, जाहिर सी बात है, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा था, स्टोमेटा कहा था, ठीक है। स्टोमेटा की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होगी, ये इंटर होगी कहाँ चली जाएगी, ये क्लोरोप्लास्ट में जाएगी, और साथ में वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो भी इसके साथ जाएगा। देन रिजल्टिंग आपको क्या मिलेगा, C6H12O6, ठीक है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, जस्ट मैं जनरल से आपको बता रही हूँ। साथ में 6 जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी जनरेट होंगे, ठीक है। इतनी सी बात थी। उसके बाद
अब ये जो ग्लूकोज है, आप कह रहे हो कि साथ साथ रेस्पिरेशन भी हो रही है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस हो रहा है साथ में, यहाँ पर हो रहा था फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। और साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट को क्या चाहिए, इसको तो भाई चाहिए, सूरज भी चाहिए ताकि वो ग्लूकोज बना सके। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या शो करवा दिया है, सनलाइट शो करवा दी ताकि इसे पता चले कि भाई क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिसका काम क्या है, सनलाइट को ट्रैप करेगा, ट्रैप्स सनलाइट को ट्रैप करेगा, तभी तो ये पूरा रिएक्शन परफॉर्म होगा। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करेंगे और ग्लूकोज बनेगा और फिर ऑक्सीजन रिलीज होगा। यहाँ तक आपको ये सब चीज समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्या है, इसी ग्लूकोज को अब ये प्लांट चाह रहा है कि नहीं भाई ये इतना ग्लूकोज जो है मैं सिर्फ अपने पास रखो, स्टोर नहीं करना चाह रहा, आज मुझे एनर्जी की जरूरत है, मैं क्या कहते तो इसी ग्लूकोज को क्या करूं, एटीपी जनरेट करूं। अब इस एटीपी को जनरेट करने के लिए आपको कहां पर लेकर जाना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ से जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इस ग्लूकोज को आप यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट से निकाल कर आ जाओ, तो आप यहाँ पर लिख दो इसको, यहाँ पर ये ग्लूकोज है, यहाँ से ग्लूकोज ट्रेवल करके, ये इस तरह से ट्रेवल तो नहीं करेगा बट फिर भी एक जनरल आइडिया इससे ही ले लें कि ये क्लोरोप्लास्ट से के बाद यहाँ पर ये इस लोकेशन का नाम क्या है, इस लोकेशन का नाम है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म का नाम है की लोकेशन है। साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज जो भी आपने बनाया है वो आएगा। इस ग्लूकोज को आप क्या करोगे, ब्रेक डाउन करोगे कुछ एंजाइम्स की मदद से। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या बनाओगे, एक एसिड जनरेट करोगे जिसका नाम क्या होता है, पायरुवेट होता है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते क्या है, वैसे इसको भी मैं शो कर देती हूँ ब्लैक से। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को जहां पर ग्लूकोज को तोड़ फोड़ कर पायरुवेट, यहाँ पर एक एसिड पायरुविक एसिड बना देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। सही है, अभी तक आपने क्या देखा, अभी एक जनरल सेल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये एक सेल है, मेसोफिल सेल है, जहां पर आपने अभी तक फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस में आपने क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। अब आप चाह रहे हो कि भाई नहीं, अब तो इसी ग्लूकोज को कंज्यूम करके एटीपी बनानी है, तो भाई आप क्लोरोप्लास्ट से बाहर लेकर जाओ इसको। साइटोप्लाज्म में ये पूरा का पूरा एरिया, जो एरिया पिंकिश एरिया देख रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में आप क्या करोगे, इस ग्लूकोज को तोड़फोड़ कर दोगे। ग्लूकोज की तोड़फोड़ को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइको मींस ग्लूकोज और लाइसिस मींस टू ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस करोगे, ग्लूकोज को आप कन्वर्ट करोगे पायरुवेट में। अब इस पायरुवेट को आप आहिस्ता आहिस्ता लेकर जाओगे कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया की सेंटर में, यहाँ इस एरिया में। इसको मैं थोड़ा सा कैसे शो करूं, ऑरेंज फ्लूइड की तरह शो कर देती हूँ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर इस येलोइश एरिया में, ऑरेंजिश ये जो एरिया है मस्टर्ड टाइप का, यहाँ पर आप शो करोगे। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर देती हूँ मजीद, अब इसी पायरुवेट को आपने लेकर जाना था कहाँ पर, इसी पायरुवेट को आपको लेकर जाना था कहाँ पर, सेंटर में, जहां पर कौन सा अभी परफॉर्म होगा प्रोसेस, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल के बाद आप इसी जो भी यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा इसको आप लेकर जाओगे कहाँ पर, यहाँ पर इसको लेकर जाओगे। इसकी जो भी प्रोडक्ट बनेंगी, इसकी प्रोडक्ट होती है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, NADH और FADH, ये दोनों मॉलिक्यूल आप इनको लेकर जाओगे। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स को आप लेकर जाओगे कहाँ पर, ये जो रेड कलर की जो लाइनिंग है, आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये वाली आउटर मेम्ब्रेन जो है, इनर मेम्ब्रेन जो है, आउटर मेम्ब्रेन तो ये वाली हो जाएगी, इनर मेम्ब्रेन जो है ना ये वाली, ये जो रेड की अंदर वाली लाइनिंग है, इसके पास लेकर जाओगे। ठीक है, फिर यहाँ से क्या जनरेट होगी, एटीपी जनरेट होगी। अब ये तो आपका हो गया बाद वाला प्रोसेस। इसको मैं अब क्या कर देती हूँ, एक जर्नल से, जैसे रेस्पिरेशन में अंदर मैंने आपको प्रोसेस बताया था, अब इसी के अंदर मैं वो थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। इरेज करके यहाँ से इरेज कर दिया है ताकि मैं आपको सिंपल सा अब इसके अंदर मैं बता सकूं कि क्या रिलीज होगा। तो यहाँ से आपको जो है ये जो रेस्पिरेशन की जो पूरी इक्वेशन हमने पढ़ी थी उसके अंदर क्या रिलीज होना था, एक तो आपको यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन थी, ठीक है, ये वाली,
वहां से क्या रिलीज होना था, एटीपी रिलीज होगी एक तो, ठीक है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द रेस्पिरेशन की जो इक्वेशन मैंने बताई थी उसमें एक और चीज रिलीज हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड हम वापस किसको डोनेट करेंगे, ये वाली जो वापस हम देंगे क्लोरोप्लास्ट को, और ये ही कार्बन डाइऑक्साइड ये यूटिलाइज करेगा, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर से लेकर आ रहा होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मिलकर ये पूरा जो है प्रोसेस बना रहे होते हैं और ग्लूकोज बन रहा होता है। इन द सेम वे अभी तक हमने क्या समझा कि ये जो पूरा जो प्रोसेस है, भले वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो, भले ठीक है, भले वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो या फिर जिसके अंदर हम एटीपी फॉर्म कर रहे होते हैं, या फिर ग्लूकोज फॉर्मेशन का प्रोसेस हो जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो आई होप के यहाँ तक आपको बिल्कुल बेसिक सी जो चीज़ है अब आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से ये मेसोफिल सेल्स जो हैं उसके अंदर ये जो मेन ऑर्गेनल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये एटीपी जनरेट करने में हेल्प आउट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट जिसका काम सिर्फ ग्लूकोज सिंथेसिस का है, ठीक है। दूसरी ये चीज मैं आपको बताती चलूं, ये दोनों ही ऑर्गेनल्स ऐसे हैं, ठीक है, ये दोनों ही ऑर्गेनल्स जो हैं, ये दोनों ही ऑर्गेनल्स जो हैं ये वाले, ये दोनों, ये बेसिकली स्टार्टिंग में क्या थे, बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। और ये आगे चलकर जो है अपना एज एन ऑर्गेनल अब काम करते हैं अकॉर्डिंग टू द एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। इसको हम ये कहते हैं कि ये जो पहले ये कोई बैक्टीरिया हुआ करते थे जो कि एनर्जी बना रहे होते थे, और फिर उन्होंने क्या किया, एंडोसिम्बियोसिस जो एक रिलेशनशिप होता है वो रखकर जो है ना ये होस्ट के अंदर जाकर रहना स्टार्ट हो गया, मतलब बैक्टीरिया के अंदर रहना स्टार्ट हो गया। आहिस्ता आहिस्ता ये एक ऑर्गेनेल में ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो कहा ये चाहता है कि ये जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो बेसिकली और बैक्टीरिया ही हैं, पहले बैक्टीरिया ही थे और फिर ये ऑर्गेनल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। ये बेसिक सी स्टोरी है, जब टॉपिक आएगा जहां पर हमें एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी पढ़नी होगी डिटेल में तो मैं आपको मजीद समझा दूंगी। जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ये बैक्टीरिया थे तो इट मीन्स कि याद रखें कि इनके पास अपना अपना कुछ जो है जेनेटिक मटेरियल भी है, ठीक है, इनके पास अपना डीएनए भी है, और सेम क्लोरोप्लास्ट जो है उसके पास भी अपना डीएनए है, ठीक है। इसके पास भी कुछ राइबोसोम्स भी होंगी जो कि प्रोटीन बनाने की हेल्प करेगी, और कुछ राइबोसोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होंगे, ठीक है। तो अभी इतनी हमारी जो लंबी डिस्कशन नहीं है तो हम इतना ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, और अब जो है हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है उसके स्ट्रक्चर पे हमें जो है थोड़ा सा डिस्कशन हमें करनी है। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, ऑर्गेनेल है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल है। अब मैं क्या कर देती हूँ, उसके स्ट्रक्चर जो होता है वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको बना देते हैं किस तरह से डिस्क की तरह है, ये कुछ इस तरह से ओवॉइड स्ट्रक्चर या डिस्क की तरह, ठीक है। इस स्ट्रक्चर, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर भी एक और मेम्ब्रेन शो करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। somehow like this, ठीक है। अंदर से कुछ इस तरह से दिखती है। अब डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कुछ कॉइन की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ इस तरह से कॉइन्स की तरह, ठीक है, ऐसे पाइल अप होते हैं कॉइन्स, कुछ इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। ये हो गए कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स। ऐसे एक नहीं होंगे, बहुत सारा होंगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से हम बना देंगे। इस तरह से बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स हमारे पास होंगे। अब इसके अंदर, ठीक है, अच्छा, अब ये जो स्ट्रक्चर है, एक जो स्ट्रक्चर है ये जो एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं थैलाकोइड। क्या कहते हैं, थैलाकोइड। बड़ी काम
का ये जो स्ट्रक्चर है बड़े काम का है। इसके अंदर जो भी अभी हम फोटोसिंथेसिस का जो भी प्रोसेस आगे चलकर हम देखेंगे, जो लाइट रिएक्शंस हो रहे होंगे ना, वो इसके अंदर हो रहे होंगे। ठीक है, थैलेकॉइड, ये जो एक कॉइन है इसकी, ठीक है, ये वाली जो एक कॉइन है इसको हम क्या कहते हैं? थैलेकॉइड कहते हैं। अगर मैं पूरे की बात करूं, ये जो पूरा एक पाइल है हमारा कॉइन्स का, ये वाला जो पूरा है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रे नम कहते हैं, ग्रे नम। ठीक है, ग्रे नम कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे ग्रे नम जो हैं, अगर प्लूरल में इसकी बात करूं तो प्लूरल में हम इसको कहते हैं ग्रेना। ये हैं ग्रेना, सारे सारे के सारे ये क्या है? ये ग्रेना है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना क्या होता है? इसके पास अपना जो है आरएनए भी होता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल इसका अपना होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि ये वाला जो है क्लोरोप्लास्ट और भले माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों ही एक, पहले कहा जाता है कि ये बैक्टीरिया थे और फिर ये शायद जो है एंडोसिम्बियोटिक रिलेशनशिप कायम करते करते जो है ये ऑर्गेनेल में क्या हो गए? कन्वर्ट हो गए। तो इनके पास अपना एक आरएनए होता है, इनके पास अपना डीएनए भी होता है। ठीक है, और इनके पास अपने क्या होते हैं? राइबोसोम्स वगैरह भी होते हैं। ये जो व्हाइट वाला एरिया आप देख सकते हो, ये जो पूरा व्हाइट वाला एरिया है, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, ये थैलाकोइड, और ये जो व्हाइट वाला जो भी पार्ट है, ग्रीन वाला पार्ट तो आप क्या करोगे? ये ग्रेना है। और ठीक है, ये जो पूरा व्हाइट वाला पार्ट है जहां पर ये सिक्के सिक्के पड़े हुए हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे ये जो आपस में ये जो ग्रेना है ना, ये आपस में जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं कुछ इस तरह से, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होती हैं कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसे ये जुड़ी हुई होती हैं। कलर कर लेते हैं इसको भी, और ये भी इसके साथ इससे जुड़ी हुई होती है। ठीक है, और दूसरी ये वाली भी इसके साथ जुड़ी हुई होती है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा स्ट्रोमा लैमेली, इसको स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। which connects all ग्रेना, जो कि जो भी ग्रेना यहाँ पर मौजूद है, इन सबको आपस में क्या कर देगी? जोड़ देगी। ठीक है, अभी तक हमने स्ट्रक्चर में क्या देखा है कि ये जो है स्ट्रक्चर, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। उसके अंदर ये सिक्के नमा कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं सिक्के की तरह। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ग्रेना कहते हैं, थैलाकोइड कहते हैं। एक सिक्के को ऐसे अगर बहुत सारे हों तो ग्रेनम कहेंगे। ठीक है, और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। और ये जो पूरा व्हाइट वाला जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, ब्लैंक एरिया जो नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं ग्रेना कहते हैं। ठीक है, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग इसको मैं येलो से इसे शेड दे देती हूँ। ठीक है, ये जो येलो येलो वाला जो भी पार्ट जहां पर येलो येलो पड़ा हुआ है ना, कि ये वाला पूरा एरिया, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पर जो है हमारे पास पिगमेंट्स होते हैं थैलाकोइड में। ये जो क्लोरोफिल वगैरह आपने पढ़े हैं ना कि क्लोरोप्लास्ट में अंदर होते हैं, वो बेसिकली इसके अंदर मौजूद होते हैं, इसके अंदर मौजूद होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये जो येलो वाला एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, अब आई होप कि यहाँ तक आपको ये रिएक्शन जो है समझ में आ गया होगा। ये पूरा जो है स्ट्रक्चर जो है क्लोरोप्लास्ट का, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम जो है इसको माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, और साथ ही साथ इसके रिएक्शंस जो है, लाइट रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। और जो है अगर आप चाहते हैं कि मेरे लेक्चर्स इतने यूजफुल हैं तो आप उनको शेयर करें, जो बच्चे नीडी हैं, जिनको इस चैप्टर में प्रॉब्लम है। और इफ़ यू थिंक कि ये लेक्चर बहुत यूजफुल रहा है आपके लिए, तो काइंडली आप उनको शेयर करें, सब्सक्राइब द माय यूट्यूब चैनल, और साथ ही साथ
बेल आइकन को भी प्रेस कर लें कि इनकेस इसी चैप्टर के रिलेटेड या फिर कोई भी वीडियो बायोलॉजी के रिलेटेड अगर आपको चाहिए नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप यू आर ऑल आर गोइंग टू ace the exam MDCAT and thank you so much।